राधे राधे मित्रों। आज हम धनु लगन और मकर लगन की कुंडली के बारे में बात करेंगे। इसके निकालेंगे योग कारक और मारक ग्रह। साथ साथ में आज हम आपको किस तरह राशि देखते हैं, राशि कैसे देखी जाती है वो भी बताएंगे। और वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक वही छोटा सा आपसे निवेदन कि मेरे वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बताएंगे धनु। अगर धनु लगन की कुंडली हो, अगर यहाँ ला लिखा हो, धनु लगन की कुंडली हो, तो यहाँ सबसे पहले आपको इस हाउस में दिख जाता है 9 नंबर। हाउसेस में बता चुका हूँ पहले ही कि हाउस वहीं रहते हैं और ये 12 जो राशियाँ हैं ये अपना चक्र चेंज करती रहती हैं। कल हमने ऐसे ही बताया था वृश्चिक की 8 नंबर यहाँ था, तो 9 नंबर इस घर पे था, तीसरे हाउस में 10 नंबर था। तो आज हम बता रहे हैं धनु लग्न की। तो धनु लग्न होगा तो पहले हाउस में, फर्स्ट हाउस में आपको 9 नंबर दिखेगा, सेकंड हाउस में 10, थर्ड हाउस में 11, फोर्थ हाउस में 12, फिफ्थ हाउस में 1, सिक्स हाउस में 2, सेवन हाउस में 3 और 8 हाउस में 4, 9 हाउस में 5, 10 हाउस में 6, फिर 11 में 7 और 12 में 8, फिर आ गया 9। इस तरह से राशियाँ चलती हैं। राशियाँ हमेशा इसी क्रम में बढ़ेंगी आपको। एक, ये, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, ये क्रम होता है इनका बढ़ने चलने का। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ती हैं। और जो वक्री होती हैं वो हमेशा उल्टे चलती हैं। राहु केतु वक्री चलते हैं हमेशा। तो चलिए, अब अगर यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ कि कौन सा हाउस, अगर यहाँ पे धनु लग्न है तो ये पहला हाउस आपका स्वभाव का होता है, शरीर की बनावट का होता है। ये पहला हाउस ये दर्शाता है। और दूसरा हाउस आपको मैं बता ही चुका हूँ, कुटुंब का, परिवार का, वाणी का होता है। तीसरा हाउस को भी एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं सारे हाउसेस। पहला हाउस आप स्वभाव का, शरीर का देखते हैं, बनावट, संरचना, स्वभाव कैसा है। दूसरा हाउस आपका कुटुंब का होता है, आपके यानी परिवार का होता है, वाणी का होता है। तीसरा आपका मेहनत का, कर्म का और छोटे भाई बहन का स्थान भी यही कहलाता है। चौथा ये घर है वाहन का और माता का घर है, सब सुख सुविधाओं का है, गाड़ियों का है, प्रॉपर्टी का है। पाँचवें हाउस से संतान का स्थान देखा जाता है, शिक्षा का देखा जाता है और प्रेम का स्थान यानी लव अफेयर भी इसी से देखा जाता है। त्रिकोण का स्थान कहलाता है। ये केंद्र के घर हैं चारों, और ये आपका फिफ्थ हाउस और 9th हाउस हमेशा त्रिकोण का है। बता चुका हूँ पहले भी, फिर भी एक बार आप और समझ लीजिए। और आपका ये छठा घर आ जाता है आपका जॉब का स्थान, रोग, शत्रु, कर्ज। इस घर को त्रिक भाव कहते हैं, यानी ये घर अच्छा नहीं है। इसमें एक ही पॉइंट अच्छा है जो जॉब इससे देखी जाती है। 7वां घर पत्नी का होता है और आपका पार्टनरशिप का होता है। दादी का सुख दुख भी इसी से देखा जाता है, इस वाले घर से। समझते रहिएगा। 7वां हो गया। 8वां घर आता है आपका बाधाएं, आयु और मृत्यु का भी है, मृत्यु तुल्य कष्ट का भी है ये, और साथ साथ में खोज का भी है। इसमें भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, जो खोज का स्थान है, डीपली खोज, यानी कुछ भी हमारे जैसे साइंटिस्ट लोग खोज करते हैं और बहुत बड़े बड़े आयाम में पहुंचते हैं, ये इसी के कारण है। यहाँ पे उनकी अच्छी स्थिति होती है, उस ग्रह की पावर अच्छी होती है और आपका कोई योग बन जाता है, राजयोग जैसा, तो वो अपना साइंटिस्ट अच्छे मुकाम पे पहुंचता है। ठीक है, और इसके बाद आ जाते हैं हम 9th हाउस में। 9th हाउस आपका दर्शाता है भाग्य का, और पिता का भी है, पिता का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। विदेश यात्रा का भी है कि विदेश में यात्रा, सेटलमेंट होना दूसरी बात है और विदेश में जाना घूमना अलग बात है। तो ये विदेश यात्रा का है। फिर आ जाते हैं आपके हम 10वें भाग में। 10वां भाग क्या कहलाता है? कर्म का है। जॉब में क्या करेंगे और किस तरह का जॉब करेंगे, ये सब इसी से देखते हैं। और आपका ये 11वां भाग हमारा लक्ष्मी स्थान है।
इनकम का स्थान है, जो जॉब यहाँ से करते हैं, जॉब यहाँ से करते हैं। और यहाँ पे आ जाता है आपका कि किस तरह का जॉब करे, मतलब किस इनकम का स्थान आ जाता है कि इनकम क्या होगी। जब जॉब कर रहे हैं तो इनकम भी होगी, उस इनकम का कितना देखा जाएगा ये भाग इससे देखा जाता है, इनकम का स्थान भी कहलाता है। तो ये 11वां भाग हो गया आपका लक्ष्मी स्थान, इनकम का स्थान, और साथ में बड़े भाइयों का भी स्थान कहलाता है ये। अब आ जाइए 12वें भाग में, ये होता है टोटल व्यय का स्थान, यानी आपके हॉस्पिटल के खर्चे, कई व्यय के खर्चे दर्शित करता है। और ये विदेश सेटलमेंट का भी इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट है विदेश सेटलमेंट का। तो यहाँ से देखा जाता है कि आप विदेश में सेटलमेंट होंगे कि नहीं होंगे, ये इससे देखा जाता है, यही एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो वीडियो आपको मैं ये सब बता ही चुका हूँ पहले। और जो आज मेरे इस चैनल से जुड़ रहे हैं या सीख रहे हैं कोई चीज़, उनसे निवेदन है मेरा कि वो पहले भाग 1 भाग 2 देखें और 3 देखें, 4 देखें, मतलब पर्टिकुलर पहले के भाग देखते हुए हैं तब इस 10वें वाले भाग पे आए। ये आज चैप्टर मैं 10 पढ़ा रहा हूँ, तो आप डायरेक्ट इस पे मत आइए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और फिर हम ही को दोष देंगे कि यार क्या समझाया इन्होंने। तो छोटी छोटी आप बेसिक चीज़ें पहले सीखते हुए आइए, फिर इस जगह पे आएंगे तो आपको मेरी बातें, मैं क्या कह रहा हूँ और क्या कहना चाहता हूँ, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो ये मैंने, लेकिन फिर भी मैं हर एक जगह पे, हर एक आपका चैप्टर में मैं रिपीट कर देता हूँ हर चीज़ कि क्या मेरा, क्या कहते हैं, कौन सा घर क्या कहता है। ये 12 राशियाँ होती हैं, ये उसके स्वामी आपके सामने मैंने लिख रखे पहले ही से। डिग्रियाँ, अंश एक ही जैसे होती हैं। आप डिग्रियाँ अपने ग्रह की देख लेंगे कि मेरे चंद्र अगर यहाँ पे है तो चंद्रमा की क्या डिग्री है, सूर्य अगर यहाँ पे है तो सूर्य की क्या डिग्री है, उसी प्रकार से रिजल्ट मिलते हैं। ये आते हैं आपके देव दानव, कौन शत्रु है कौन मित्र है। और इस तरह ये चार्ट भी हमने बना रखा है कि अगर आप किसी का विवेचन करते हैं कुंडली का, जो अब तक मैं बता चुका हूँ, तो आप सबसे पहले राशियाँ देखेंगे कि आपकी राशियाँ किस किस जगह पे हैं और उनके साथ कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, ये देखेंगे। फिर अंश देखेंगे, यानी उसकी डिग्री देखेंगे आप। डिग्री देखने के बाद देव दानव, यानी कौन मित्र है कौन शत्रु है, यानी योग कारक और मारक देखेंगे। फिर गोचर देखेंगे। गोचर का चैप्टर भी मैं फिर से एक बार पढ़ाऊँगा आपको, अभी तो मैंने ऐसे ही बताया कि गोचर कहते हैं जो प्रेजेंट स्थिति देखी जाती है। आप किसी भी ऐप में, कुंडली ऐप में अगर डालेंगे गोचर, तो उसमें प्रेजेंट की स्थिति आ जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप उसी में से, क्या कहते हैं, डिग्री आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो ऐप में जाके अपना नाम डालिए, स्थान डालिए, और आप ऐप को खोलेंगे तो आप में सबसे पहले उसमें आपकी, तो ये एक ऐसा बन के आएगा कुछ। और अगर धनु लग्न की कुंडली है तो इस तरह से आपको संख्या उसमें लिखी होगी। अब वहाँ से आप, और इसमें ग्रह लिखे होंगे, जैसे यहाँ पे अगर हो सकता है मंगल बैठा हो सकता है यहाँ पे सूर्य बैठे हो, तो इनकी डिग्री देख लीजिएगा। उसी हिसाब से देखने के बाद आपका गोचर देखिएगा। गोचर यानी प्रेजेंट टाइम की स्थिति क्या है। तो जो इस टाइम जो आपके लग्न में योग कारक और मारक हैं, वही गोचर में भी योग कारक और मारक मिलेंगे आपको, और उसी तरह का रिजल्ट देंगे। फिर आपको दृष्टि देखनी पड़ती है। मैं समझा चुका हूँ कि सभी ग्रहों की 7 की दृष्टि होती है, यानी हर एक ग्रह 7वीं दृष्टि रखता है अपनी। जैसे ये है बुध, इनकी 7वीं दृष्टि यहाँ कहाँ पे पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 दृष्टि, इनकी 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी। अब बृहस्पति देख लेते हैं, ये 9th यानी धनु है, इनकी 2 दृष्टि और होती हैं। तो एक 7वीं दृष्टि तो होती है, साथ में 5 और 9 एक होती है। तो 1 2 3 4 5, अगर वो यहाँ भी देखेंगे, इस घर को भी एक्टिव करेंगे। फिर उसके बाद 9, इनकी 9वीं दृष्टि होती है, 7 8 9, यानी इस घर को भी एक्टिव करेंगे, इस घर को एक्टिव करेंगे, इस घर को एक्टिव करेंगे। और आपका देख लेते हैं मंगल की भी 3 होती हैं, एक 4 7 8 मैंने लिख रखा है पहले ही से, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 7 8। आप याद कर लो कि मंगल की दृष्टि 4 7 होती है, या जहाँ पे बैठे हैं, अगर मान लीजिए मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मंगल अपनी दृष्टि हर जगह ये 4 7 8 घर में डालेंगे, यानी यहाँ से गिनेंगे। राशि हमने बताया है ऐसे चलती हैं, उल्टा ना चला दीजिएगा। यहाँ से गिनेंगे, जहाँ पे बैठे होते हैं वहीं से गिनना होता है, 1 2 3 4, यानी
चौथी दृष्टि अपनी यहाँ डालेंगे, इस घर को एक्टिव या डीएक्टिव करेंगे जैसा भी है, और इसके बाद उनकी सातवीं दृष्टि 4, 5, 6, 7 यहाँ देखेंगे, सातवीं दृष्टि, आठवीं दृष्टि यहाँ देखेंगे। इस तरह से दृष्टि देख लेते हैं और दृष्टि के बाद आप विवेचन पे आ जाते हैं पूरा कि क्या है। तो ये आपका बेसिक हो गया। उसके बाद कौन से योग बनते हैं, नीच भंग योग बनता है और विपरीत राजयोग बनता है। तो आज विपरीत राजयोग के बारे में भी हम आपको बताएंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा, अगर समय रहा तो विपरीत राजयोग जरूर बताएंगे। लेकिन आप आज को हम राशि देखना जरूर बता देंगे, सिंपल सा है और बहुत 1 मिनट में समझ जाएंगे आप, कि समय नहीं लगेगा उसमें कि राशि कैसे देखी जाती है। तो चलिए, अभी हमने बता दिया। इस तरह अगर धनु लग्न की कुंडली है तो इस तरह से आपके पास चार्ट बन के आएगा, ठीक है। अब इसमें से योग कारक और मारक निकालेंगे हम। तो यहाँ लिख देते हैं योग कारक और मारक ग्रह। तो योग कारक मैंने बताया था लग्नेश। अब इनकी 2 राशियां हैं बृहस्पति देव की, एक 9 और दूसरी 12। तो देखिए कि कहाँ पे है, 9, 10, 11, 12, यानी एक राशि यहाँ पे है, एक राशि यहाँ पे है। तो ये योग कारक हो जाएंगे। सबसे पहले बृहस्पति देव हमारे, पेंसिल से लिख देते हैं, अभी बिगाड़ना पड़ेगा। बृहस्पति देव हमारे क्या हो गए, योग कारक हो गए। अब ये केंद्र में, हम केंद्र अधिपति दोष भी कल बता चुके रहते हैं। जिस किसी की 2 राशियां एक साथ के केंद्र में बैठी होंगी उनको केंद्र अधिपति दोष लग जाएगा, लेकिन लग्नेश को यह दोष नहीं लगेगा। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए 10, 11, यानी हम यहाँ क्या करेंगे, अष्टम और द्वादश हमने बताया था। तो बृहस्पति देव की शनि देव शत्रु हैं, अष्टम द्वादश की थ्योरी में ये मारक में चले जाएंगे, तो यानी शनि देव क्या हो गए, मारक में आ गए। अब शनि मारक हो गए। ये घर भी इनको अच्छा नहीं मिला है, ये घर काफ़ी मेहनत वाला है और अष्टम द्वादश की थ्योरी से इनके शत्रु भी हैं, इसलिए शनि मारक स्थिति में आ गए। उसके बाद 12 मैं बता ही चुका हूँ बृहस्पति देव की है, वे लग्नेश हैं, इस कारण उनको योग कारक ही रहेंगे वो। इनके मित्र ये भी हैं, तो इनको भी डिपार्टमेंट अच्छा दिया है। एक दिया है त्रिकोण की और दूसरा दिया है त्रिकभाव। त्रिकोण में बैठी राशि को गलत घर का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी त्रिकभाव का दोष नहीं लगता है। तो मंगल देव भी यहाँ पे क्या हो गए, आपके योग कारक हो गए। इसके बाद आ जाते हैं हम 2, ये छठे हाउस में, इनकी भी 2 राशियाँ होती हैं वृष की। वह सब एक घर इनको क्या कहते हैं, त्रिकभाव का मिला है और दूसरा मिला है आपका 11वां हाउस, जो लक्ष्मी स्थान कहलाता है, इनकम का स्थान है, बड़े भाइयों का स्थान है। और ये छोटी मोटी बीमारियां भी इसमें आती हैं। तो जब ये एक घर बड़ा है, इसमें भी छोटी मोटी बीमारियां आती है, एक घर अच्छा नहीं है, तो ये भी क्या आ गए, आपको शुक्र देव क्या हो गए, ये भी मारक स्थिति में आ गए। अब देखिए ये आ गए बुध। अब अष्टम द्वादश की उसमें थ्योरी में आते हैं, तो लग्नेश यानी द्वादश में जो घर आता है, द्वादश में जो घर आता है लग्नेश का मित्र होता है, तो वो योग कारक कहलाता है। तो बुध देव यहाँ योग कारक बने, लेकिन इनकी राशि एक और है, छठी राशि, जो छठा यानी कन्या। ये क्या, अब इनकी केंद्र में 2 राशियाँ होगी, ध्यान से समझिएगा। इनकी केंद्र में 2 राशियाँ हो गई, एक तो 10वां घर, एक तो 7वां घर, दूसरा 10वां घर। और बुध देव दोनों राशि लेके यहाँ पे बैठे हैं, तो इनको क्या लग गया, केंद्र अधिपति दोष। इनको बुध देव को क्या लग गया, केंद्र अधिपति दोष। और जब केंद्र अधिपति दोष हो गया तो ये बुध देव भी मारक स्थिति में आ गए, इनको लगा केंद्र अधिपति।
दोष, ये केंद्र अधिपति दोष इनको लग गया, तो ये मारक स्थिति में आ गए। अब हम आएंगे चंद्रमा को मिला है आपको त्रिग्भव, इनकी सिंगल राशि होती है, तो ये भी मारक में आ गए। अब सूर्यदेव को 9th हाउस मिला है, 9th हाउस में सूर्यदेव क्या है, योग कारक, क्योंकि त्रिकोण का है, त्रिकोण का घर हमेशा योग कारक कहलाता है, तो ये सूर्यदेव योग कारक हो गए। बुध देव को मैं बता ही चुका हूँ, और आपका वृषभ को बता ही चुका हूँ, तुला यानी वृषभ, ये भी मारक स्थिति में है, और मंगल का पहले ही बता चुका हूँ, इनको योग। अब क्या हो गए, 3 घर हमारे योग कारक हो गए, बृहस्पति, मंगल, सूर्य। ये हमारे पास ये राशियाँ क्या हुई, ये ग्रह हमारे हमेशा शुभ फल देंगे, और शनि, शुक्र, बुध, चंद्र मारक स्थिति में आ गए। जब इनकी दशा, अंतर्दशा और प्रत्यांतर दशा चालू होगी, तब ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे और कष्ट देंगे, हर काम में बाधा लगाएंगे। और अगर इनकी डिग्री कम है, तो ये कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। साथ में अगर ये विपरीत राजयोग में आ गए, अब देखिएगा, ये विपरीत राजयोग में आ गए, तब ये आपको योग कारक से भी बड़ा फल दे देंगे। विपरीत राजयोग क्या होता है, आप समझिएगा। विपरीत राजयोग के बारे में हम बता रहे हैं कि विपरीत राज होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। विपरीत राजयोग 6, 8, 12 विपरीत राजयोग, ये मैंने लिख दिया है। विपरीत राजयोग 6, 8, 12 ये घर गलत होते हैं, अच्छे नहीं होते। इसमें जो भी राशि बैठती है हमेशा परिणाम गलत देती है। लेकिन 6, 8, 12 के मालिक अगर 6, 8, 12 में बैठ जाएं, यानी यहाँ लिखा है 2, 4, 7, अगर यहाँ पे शुक्रदेव बैठ जाएं, ये यहाँ पे शुक्रदेव बैठ जाएं, यहाँ पे मंगलदेव बैठ जाएं, और यहाँ पे चंद्रदेव बैठ जाएं, ये 6, 8, 12 यानी 6, 8, 12 के मालिक, देखिए लिख दे रहा हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। ये समझ लिया तो आप समझ लीजिए, आज ही आप बन गए एस्ट्रोलॉजर, बड़े कुंडली का विवेचन करने वाले। 100% आपको आ जाएगी। विपरीत राजयोग 6, 8, 12 के मालिक 6, 8, 12 में बैठ जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या रहता है, वो विपरीत राजयोग में आ जाता है। बस एक कंडीशन, अब देखिए इसमें भी कंडीशन लग गई, क्या, लग्नेश, यानी इसमें भी एक कंडीशन है, आप लोग ध्यान से समझिएगा भाई। लग्नेश क्या है, लग्नेश बलवान हो, इसमें ये नियम लग जाएगा। अगर लग्नेश बलवान नहीं हुआ तो 6, 8, 12 का योग नहीं बन पाएगा, विपरीत राजयोग नहीं बन पाएगा। 6, 8, 12 के मालिक 6, 8, 12 में बैठे हों और लग्नेश पावरफुल हो, तभी विपरीत राजयोग बनता है, ठीक है। विपरीत योग यानी लग्नेश, जैसे ये बृहस्पति देव हैं, बृहस्पति देव अगर यहाँ बैठे तो विपरीत राजयोग बनेगा, समझ लीजिएगा। बृहस्पति जी हैं लग्नेश, तो यहाँ पे अगर गुरु स्वयं की राशि में बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं गुरु, यहाँ बैठ जाएं गुरु, यहाँ बैठ जाएं गुरु, और यहाँ बैठ जाएं, बस तब ये पावरफुल। इनकी डिग्री भी देखनी पड़ेगी, डिग्री इनकी 6 से 12 हो, या 12 से 18 हो, 18 से 24 हो, डिग्री भी बड़ी होनी चाहिए, और साथ में बलवान हो। बलवान अगर इन ग्रहों में बैठेंगे तो बलवान होंगे। और कहीं अगर ये भूल से भी, मान लीजिए गुरु यहाँ आ गए, या गुरु यहाँ आ गए, या गुरु यहाँ आ गए, या गुरु इस घर में आ गए, तीसरे हाउस में, ये भी मेहनत का घर है,
ये भी अच्छा नहीं कहलाता, लेकिन मेहनत करने से रिजल्ट आता है। लेकिन अगर यहाँ पे बैठ गए लग्नेश तो विपरीत राजयोग नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 6 8 विपरीत राजयोग समझ लीजिए, 6 8 12 का मालिक 6 8 12 में बैठा हो तो विपरीत राजयोग, यानी इससे मिलने वाले रिजल्ट जब इन लोगों की अंतर्दशा चालू होगी ये आपको राजपाट दिला देंगे। इसीलिए विपरीत राजयोग, यानी इससे हट के आपको क्या हो जाएगा, राजयोग मिलेगा। धन धान क्या ऐसो आराम, समझ नहीं सकते हैं आप इस राजयोग से क्या क्या बदल सकता है। पूरी कुंडली बदल जाएगी विपरीत राजयोग से, तब जब आप का लग्नेश बलवान हो और 6 8 12 का मालिक 6 8 12 में बैठा हो, यानी 2 का, यानी यह वृषभ राशि और चंद्रमा राशि और ये मंगल, ये लोग अगर यहीं पे बैठे होंगे कोई भी इसमें से एक विपरीत राजयोग बन जाएगा। 6 8 12 का मालिक 6 8 12 में बैठा हो तो वो विपरीत राजयोग कहलाता है। जब जब इन लोगों की अंतर्दशा या दशा प्रत्यांतर दशा जो भी पड़ेगी उसमें आपके कार्य बढ़ते चले जाएंगे, सब सफल होते चले आएंगे। जबकि अभी क्या है, विपरीत राजयोग न होने के कारण आपको ये मारक स्थिति वाले आपके हर काम में अड़ंगा लगाएंगे। लेकिन जब विपरीत राजयोग आपका बन जाएगा तो आपको यही राजयोग दिला देंगे। तो समझ में आ गया दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम कि राशि कैसे देखते हैं। अब राशि को भी हम बता दें, इसी में जिस हाउस में, आप समझ लीजिएगा, जिस हाउस में चंद्रमा बैठे हों, जिस राशि के साथ, जिस हाउस में चंद्रमा बैठे हों जिस राशि के साथ, वही आपकी राशि होगी। अब देखिए कैसे, मान लीजिए चंद्रमा 8वें घर में बैठे हैं, ठीक है, 8वीं राशि के साथ। अब 1 2 3 4 4th हाउस में 8वीं राशि के साथ चंद्रमा बैठे हैं। जिस जगह चंद्रमा की स्थित होगी और जिस राशि के साथ होगी वो राशि आपकी क्या हो जाएगी, वही राशि हो जाएगी आपकी जिस जगह चंद्रमा साथ में बैठे हों। तो यानी आपकी इस लगन, देखिए लग्नेश अलग हो गए, ठीक है, और राशि अलग हो गई। तब ये तो लग्नेश हो गया। धनु लगन में किस राशि की कुंडली है, तो 8वें में बैठे हैं यानी वृश्चिक, तो वृश्चिक राशि की कुंडली है ये, यानी धनु लग्नेश और वृश्चिक राशि की कुंडली है ये, ठीक है। चंद्रमा अगर यहाँ पे बैठ गए, ये 1 2 3 यानी तीसरे उसमें, तो तीसरा किसका स्थान है, मिथुन का, तो ये कौन सी राशि हो गई, मिथुन राशि हो गई। यानी धनु लगन की मिथुन राशि की कुंडली है ये, मिथुन राशि की कुंडली है। आप बता सकते हैं उसको कि आपका धनु लग्नेश है और आपकी राशि मिथुन है। ऐसे निकालते हैं राशियां। आपके पास राशि नहीं है तो आप ऐप आता है, उस ऐप में आप लिख के अपना नाम, पता, जन्म सब डालिए तो उसमें दिखा देता है कि क्या है। लेकिन राशियां आप उसी प्रकार से उसको विवेचन कर सकते हैं कि ये राशि होती है। तो बेसिक आपको आ जाएगा, तो आप बहुत आराम से सबकी कुंडली का विवेचन कर सकते हैं और अपनी कुंडली का भी विवेचन कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको ये आज हमने बताया, एक विपरीत राजयोग, दूसरा राशि कैसे देखते हैं। जिस जगह जिस राशि के साथ चंद्रमा की स्थिति होती है वही राशि हमारी कहलाती है, अपनी राशि कहलाती है। चंद्रमा अगर यहाँ 6ठे पे आ गए तो आपकी राशि क्या हो जाएगी, कन्या राशि हो जाएगी। अगर यहाँ पे तुला के साथ बैठ गए चंद्रमा तो आपकी राशि क्या हो जाएगी, तुला राशि हो जाएगी। ध्यान से हर चीज़ समझिएगा, मैं बार बार इसी रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप कोई भी चीज़ समझें उसको आराम से आ सके, जैसे सामने वाला ना कंफ्यूज हो ना आप कंफ्यूज हो। आप आराम से उसको बता दीजिए, बहुत सरल ढंग से मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने पढ़ा था, जो मुझे दिक्कत आ रही थी वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ और उसी तरह से मैं समझा रहा हूँ। हो सकता है मेरी
बातें आपको ना समझ में आ रही हों, जो अभी जुड़े हैं लेकिन जो पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं व्यूवर्स, जो जितने भी हैं मेरे, उनको ये चीज़ें सही से समझ में आ रही होंगी। नए लोगों को हो सकता थोड़ी दिक्कत हो, फिर भी मैंने एक बार रिपीट कर दिया है। और नहीं तो मेरी तो यही आपसे गुजारिश है कि आप पीछे से पढ़ते हुए आएँ, फिर इस चैप्टर को आएंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी और आप भी एक कुंडली विवेचन के सूत्रधार बन जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए, विपरीत राजयोग मैंने बता ही दिया आपको। 6 8 12 का मालिक 6 8 12 में बैठा हो तब विपरीत राजयोग होता है। उसमें कंडीशन क्या होती है, लग्नेश आपका बलवान हो। लग्नेश त्रिभाव में नहीं होना चाहिए। अगर लग्नेश यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए, या यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए, तब आपका विपरीत राजयोग कैंसिल हो जाएगा, विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। और लग्नेश की डिग्री भी देखना पड़ता है। अगर 1 हुई, 2 हुई, 28 29 यानी जीरो इनके पास पावर ही नहीं है लग्नेश के पास, तब भी आपका विपरीत राजयोग कैंसिल हो जाएगा। तो कंडीशन बिल्कुल फाइनल होनी चाहिए, लग्नेश बलवान हो, 6 8 12 का मालिक 6 8 12 में बैठा हो और लग्नेश बलवान हो, तो आपका विपरीत राजयोग हो जाएगा। यही सब ग्रह आपके लिए क्या करेंगे, राजयोग कर देंगे। जो आज मारक स्थिति में है आपको राजपाट दिला देंगे दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। जल्दी से हम एक और राशि कवर कर लेते हैं। आपको विपरीत राजयोग बता ही दिया, राशि बताई दी है। अब हम आ जाते हैं मकर में। देखिए, मकर राशि अगर दोस्तों मकर राशि अगर यहाँ पे मैं ऐसे ही बता देता हूँ। अब आप लोग इतना तो करिए कि देखिए क्या समझ में आया। कमेंट्स में ज़रूर लिखिए भाई, कमेंट्स किसी के नहीं आते हैं। हो सकता है मेरा पढ़ाना सही नहीं लग रहा हो, और हो सकता है मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मेरे व्यूवर्स बहुत कम हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार मेरे इस स्टाइल से पढ़िए, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। समझने की कोशिश करेंगे, 100% समझ में आ जाएगा। मैं बीच में छोड़ रहा हूँ, ये आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं लिखूँगा। बाकी देखते हैं किसको किसको आया और किसको नहीं आया। एक तो आप लोगों को हमको पंचमेश यानी अपने इष्ट देव बताने हैं। मैं कल भी मैंने बोला था, आप ज़रूर बताइए। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप 100% बता देंगे कि आपके इष्ट देव कौन से हैं। मैं पहले वाले में समझा चुका हूँ। आप धनु लग्न के, आप बुध के, शुक्र के, मंगल के, गुरु के, शनि के, गुरु के, जहाँ तक हो सके आप इष्ट देव बताइए। धनु लग्न की बताइए, और आप मकर लग्न की बताइए, कुंभ लग्न की बताइए, मीन लग्न की बताइए, इष्ट देव कौन है। ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ आ रहा है समझ में। अगर मकर राशि की हो तो यहाँ पे आ जाएंगे 10 नंबर। जब 10 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे तो 11 यहाँ पे हो गया, 12 यहाँ पे हो गया, 1 नंबर यहाँ पे हो गया आपका, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 7 यहाँ, 8 यहाँ, 9 यहाँ। अगर मकर लग्न की कुंडली है तो कुछ इस तरह से आपके पास नंबर्स आएंगे, आपकी कुंडली में इस तरह से दिखेंगे। सबसे पहले आपको योग कारक निकालना है, तो आपके लग्नेश योग कारक होते हैं, यानी शनिदेव क्या हो गए आपके, क्योंकि मकर के स्वामी शनिदेव होते हैं, तो शनिदेव आपके योग कारक बन गए। उसके बाद 10 और 11 अष्टम द्वादश इनकी ही राशि है, तो योग कारक कहलाएंगे। और 12वां इनकी 2 राशि है धनु की, तो एक ये, दूसरी 9th, एक को मिला है त्रिभाव, दूसरे को भी मेहनती, तो ये क्या हो जाएंगे, मारक की स्थिति में आ जाएंगे। तो बृहस्पति देव सबसे पहले यहाँ मारक आ गए। अब यहाँ पे 1 नंबर है मंगल देव। मंगल की राशि 2 होती हैं, एक ये है, दूसरी 8वीं कहलाती है। तो एक आपको ये राशि मिली है और दूसरी ये। तो एक में आपका थोड़ा सा ये जो 11वां हाउस है, लक्ष्मी स्थान है, इनकम का स्थान है, बड़े भाइयों के स्थान है, साथ में छोटी मोटी बीमारियों का भी स्थान है। और ये तो सबसे अच्छा है। इसमें माता का सुख और वाहन का सुख,
प्रॉपर्टी, मकान सब भी कुछ है, बहुत अच्छा घर है, लेकिन फिर भी ये हमारे क्या कहलाएंगे, समग्रह कहलाएंगे। समग्रह हो गए आपके मंगल देव, और मंगल समग्रह की परिभाषा मैं पहले ही बता चुका हूँ। अच्छे ग्रह के साथ बैठेंगे यानी पॉजिटिव या योग कारक के साथ बैठेंगे तो योग कारक की तरह रिजल्ट देंगे। अगर मारक राशियों के साथ बैठेंगे तो मारक जैसे ही वो रिजल्ट देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए। वृषभ पहला त्रिकोण का मिला है, इनकी दूसरी राशि तुला है। 2 और 7 एक घर केंद्र में है, दूसरा त्रिकोण में, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे जब इनकी दशा और अंतर्दशा चालू होगी शुक्रदेव की। तो शुक्र योग कारक हो गए। बुध देव ये छठा घर है, एक इनकी त्रिभाव में है और दूसरा देखिए इनका त्रिकोण में मिल गई है राशि। एक इनको त्रिकोण की मिली है, दूसरा त्रिभाव। त्रिकोण में बैठी राशि को त्रिभाव का दोष नहीं लगता है, इसलिए बुध देव क्या हो गए, योग कारक। और ये शनि देव के अच्छे मित्र भी हैं, तो इन्होंने डिपार्टमेंट एक सबसे बढ़िया दे दिया, एक थोड़ा सा वैसा दे दिया, लेकिन फिर भी इनको योग कारक हो गए ये। अब आ जाइए चौथा, चंद्रदेव इकलौती राशि है और ये केंद्र में है, तो ये योग कारक कहलाएंगे। पाँचवा ये सूर्य, ये भी अकेले हैं, ये लेकिन त्रिभाव में है, तो ये क्या आ जाएंगे, ये मारक हो जाएंगे। छठा आपका बता ही चुके हैं, बुध देव की राशि है। तुला वृषभ की राशि है, उसका शुक्रदेव को बता चुके हैं, सबसे कुंडली में सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं ये योग कारक। और ये है आपका आठवां जो मंगल देव का है, वो सम है हमारे। जिस राशि के साथ जैसे भी बैठेंगे उस राशि के साथ उस हिसाब से रिजल्ट देंगे। नवा आपका बृहस्पति देव हम बता ही चुके हैं, पहले से ही मारक की स्थिति में है वो। अब ये हो गया आपका मकर का। ठीक है, इसमें हम अपने इष्ट देव आप बताइएगा, फिर भी हम बता देते हैं क्योंकि आप लोग शायद ना बताओ भाई। 1 2 3 4 5 पंचमेश ही हमारे इष्ट देव होते हैं, यानी 5 नंबर पे यहाँ जो भी राशि लिखी है वो हमारे इष्ट देव होंगे। अब आपको बताना है कि हमने इतनी हिंट दे दी कि कौन सी राशि हमारी पंचमेश कहलाएगी, हमारे इष्ट देव क्या कहलाएंगे, आप बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, इसको आगे तक आपको बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट्स और लाइक ज़रूर करिए। बाकी राधे राधे। कल हम समझेंगे आपसे कुंभ और गुरु। राधे राधे।